हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज का टॉपिक होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय योर ओन होम और राइट टाइम टू बाय रियल स्टेट। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सेम नहीं है। क्योंकि देखिए, बाय योर ओन होम उसका मतलब है कि आप अपना घर जिसमें आप खुद रहना चाहते हैं, एंड यूज करना चाहते हैं, उसका लंबे टाइम तक उसमें रहना चाहते हैं और अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, उसको हम बोलेंगे ओन होम। एंड बाइंग रियल स्टेट, रेसिडेंशियल रियल स्टेट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट थिंग, जो आप बाई करके रेंट आउट करें, उसका रेंट खाएं और वो आप एज ए इन्वेस्टमेंट उसको देखें, एक एसेट क्लास को देखें जिसमें आप अंदर एंटर कर गए और आप उसकी एप्रिसिएशन को राइड कर रहे हैं या उस एसेट क्लास को जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि बाइंग योर ओन होम एंड बाइंग रियल स्टेट आर टू डिफरेंट थिंग। और देखिए, जहां तक बाइंग योर ओन होम की बात है कि आप एंड यूज के लिए अपना घर लेना चाहते हैं, वो मेरी भी एक एडवाइस रहेगी कि आपको एक सर्टन एज के बाद ही करना चाहिए। तो देखिए, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन रियल स्टेट और मैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को कुछ हद तक एडवोकेट भी करता हूँ और ये मानता हूँ कि रियल स्टेट इज अ वेरी गुड एसेट क्लास टू इन्वेस्ट इन, जहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने अपने डिफरेंट वीडियोज में आपको बताए हैं। लेवरेजिंग से लेके अलग अलग टाइप के रियल स्टेट में फायदे हैं, कैश फ्लो, लेवरेजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जहां तक आप अपना अपना घर बाई करना चाहते हैं, तो देखिए, जब आप अपना घर बाई करना चाहते हैं, इसमें आप खुद रहना चाहते हैं, उसमें आप चाहेंगे कि आप एक लॉन्ग टाइम तक उसमें रहें, एक लंबे टाइम तक। और वो बाई करते वक्त आप लाइफ में एक सर्टन स्टेज पे अगर होंगे, तभी बेटर है उसको बाई करना। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर आप बहुत जल्दी अपना घर बाई कर लेंगे जिसमें आप रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ साल बाद आपको लगे कि यार ये घर छोटा है मेरे लिए, या हो सकता है आप जल्दी जब बाई करें तो हो सकता है आपकी तब के कैश फ्लोज या तब की इनकम रिलेटिवली कम हो और आप अपने स्टेज से काफी महंगा घर ले लें। फिर आपका बहुत सारा मनी, बहुत सारा कैश फ्लो या बहुत सारा लोन लेने की कैपेबिलिटी उसी घर में फंस जाएगी। जैसे कि जनरली मेरी एडवाइस ये रहेगी, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु हैव डिस्कस विद, हैव सीन और कंसल्टेड, कि जनरली जो घर है वो एक पर्टिकुलर एज 34, 35, 36 के बाद ही अपना घर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या पॉइंट है कि जब इस एज तक आप पहुंच जाते हैं, आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है कि आप किस सिटी में अपना सेटल होना चाहते हैं या फिर किस सिटी में आप लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं। आपकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे या तो आपने कर लिए होते हैं, आपको पता होता है आपको कितने बच्चे करने हैं, या बच्चे किसी एज तक पहुंच गए होते हैं और लाइफ एक मेच्योरिटी की तरफ जा रही होती है। आपके इनकम भी ऐसी होगी तो कि आपको पता होता है कि आप लाइफ में कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो जनरली आप उस स्टेज पे आगे अपना एंड यूज का घर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी 27-28 की एज में एंड यूज का घर लेने की कोशिश करेंगे, तो दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि मैंने बताया, कि या तो हो सकता है कि आप अपने कैश फ्लो से बहुत महंगा घर ले लें क्योंकि वो आप ड्रीम होम की तरह उसको सोचें, और फिर आपका बहुत सारा कैपिटल उस ड्रीम होम में फंस जाए और आप अदर जगह इन्वेस्ट ना कर पाए। या फिर ये हो सकता है कि आप एक घर ले लें जो उस वक्त के हिसाब से आपको ठीक लग रहा हो, आप उस वक्त कैश फ्लो के हिसाब से ले लें, और फिर उसके बाद जब आप 5-6 साल बाद में आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, आपका प्रमोशंस हो जाए, सैलरी बढ़ जाए या बिजनेस में इनकम बढ़ जाए, तो फिर आपको लगने लगे यार ये घर तो छोटा है। तो ये दो टाइप की मिस्टेक हो सकती है अगर आप बहुत जल्दी घर ले लें। ऑल्दो जो सेकंड टाइप की मिस्टेक, इट इज बेस्ट स्टिल बेटर टू डू देन द फर्स्ट टाइम, कि आप बहुत बड़ा कैपिटल शुरू में ही एक अपने ड्रीम होम में लगा दें जब आपके कैश फ्लोज कम है, आपकी इनकम कम है। यहाँ पे देखिए, कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अलग अलग टाइप की बात बोलते हैं, जो कि कोई बोलेगा अगर आपको पता हो कि 20 साल तक आप इसी शहर में रहने वाले हैं तभी आपको घर लेना चाहिए। देखिए, ये पता होना कि 20 साल तक आप क्या करने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 20 साल तक आप जिंदा भी नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस दुनिया में पता नहीं है, या 20 साल में पता नहीं न्यूक्लियर अटैक हो जाए या एस्ट्रॉइड आके गिर जाए, कुछ भी हो सकता है 20 साल में। तो ये सोचना कि 20 साल तक मैं ऐसी जगह पर रहूंगा तभी मैं घर लूं, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम है। बट एटलीस्ट इस एज पे आके आपको पता चल जाता है कि आप जनरली क्या करना चाहते हैं। और देखिए, दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि जब आप अपना घर जब भी ले रहे हैं, घर लेना हमेशा ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ता है। लोन लेंगे तो शुरू के कुछ ईयर्स में आपको लगेगा कि ईएमआई ज्यादा दे रहे हैं। तो किसी भी एज पे अगर आप घर लेंगे, भले ही 25, 30, 35, 40, हमेशा आपको थोड़ा सा टाइट फील होगा कुछ साल के लिए, क्योंकि शुरू में ईएमआई रेंट से ज्यादा होंगी और कुछ ना कुछ आपको लाइफ में हल्की सी कटौती करनी पड़ेगी किन खर्चों में। बट अगर आपको एसेट बनाना है तो एटलीस्ट कुछ साल के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप हर तरीके के अपने खर्चे करते रहें और साथ में एक अच्छा एसेट भी बना। बट देखिए, अगर आप एंड यूज का घर, मैं कह रहा हूँ कि इस एज पे लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल एस्टेट में आए नहीं। क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप तो जब 26, 27, 28 साल के हों और आपकी ठीक ठाक सैलरी हो गई हो, तो जरूरी नहीं है कि आप, हो सकता है, अपना एंड यूज वाला घर ना ले पाए, बट आप रियल एस्टेट एसेट क्लास में घुसे ही नहीं है। दैट इज नॉट करेक्ट, आई थिंक।
आपको एक ऐसा रियल स्टेट ले सकते हैं जो आप उस वक्त बाई कर सकते हैं, और आप उसको, अगर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही मैं एडवाइस करता हूँ, आप रेसिडेंशियल रियल एस्टेट लीजिए, अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकता है या आसपास हो सकता है कंप्लीशन के, और आप उस वक्त उसको ले सकते हैं आसानी से, और फिर उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं, और हो सकता है कि आप वहां से आने वाले रेंट को, आप दूसरे किसी घर में रह रहे हैं, वहां से आपको उस रेंट को ऑफसेट कर दें। और हो सकता है आप एक सिटी में 27-28 साल की एज में 30-32 में कहीं और चले जाएं, 36 में कहीं और चले जाएं, बट आपने घर एक जगह खरीदा हुआ है, उस जगह से रेंट आ रहा है, वो आपके जो अलग अलग शहरों में रहने वाले रेंट को ऑफसेट कर रहा है, और एक आपका एसेट भी बन रहा है। और इसमें हो सकता है कि आप खुद एक 3 BHK में रहें, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक 2 BHK खरीदें, या फिर आप खुद रेंटेड 2 BHK में रहें और इन्वेस्टमेंट के लिए 1 BHK खरीदें। दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन, शहर कहाँ पर 1 BHK चलता है, कहाँ पे 2 BHK चलता है। या इवन ये भी हो सकता है कि जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो आप किसी और शहर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे आउटसाइड सिटी में, अगर आप मेजर सिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और गेटेड कम्युनिटीज में अच्छे बिल्डर की जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी आराम से हो सकता है घरों का। अगर आप एक सिटी में नहीं भी हैं दूसरे सिटी में, तब भी आसानी से मैनेज हो सकी। ऐप्स आ गए हैं, ऐसे ब्रोकर्स आ गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं ऐसी, जिससे आप घर मैनेज कर सकते हैं अगर वो एक मेजर मेट्रो में है और एक गेटेड कम्युनिटी में है। और देखिए आपका 35-36, जब तक आप अपना एंड यूज घर नहीं लेते हैं, मेरा तो ये कहना है आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं। एक नॉर्मल सैलरी इनकम से भी आप होम लोन लेके एक घर ले सकते हैं, और जब उसका रेंट आना शुरू हो जाए उसके बाद आप अगेन कुछ लोन ले सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और कैसे आप 5-6-7 साल में कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। और हो सकता है कि जब तक आपकी एंड यूज घर लेने की बारी आए, तब तक आपने शुरुआत में जो एक घर लिया होगा उसको आप बेच दें, कुछ एप्रिसिएशन हुआ होगा, और वो एक घर या दो घर को आप बेच दें, और फिर उस पैसों से आप अपना एंड यूज वाला घर फाइनली ले लें, जो आप 36, 37, 38 या जब भी आप लेना चाहते हैं। तो इससे आप अच्छी एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी में भी रहेंगे, और उसके बाद एंड यूज के लिए जब आपको घर खरीदना है उसके लिए भी आपके पास सफिशिएंटली अवेलेबल कैपिटल होगा। क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बैंक में पड़े रहेंगे, तो एनीवेज इन्फ्लेशन के साथ उनकी वैल्यू कम होती रहेगी। अब देखिए इसमें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करने में मेजर इशू क्या है लोगों को, क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करना ना आसान नहीं है। इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना इज बहुत इजी। आप ऐप्स पे आसानी से क्लिक वगैरह करके अपना 5,000, 10,000, 15,000 कितने की भी एसआईपी कर सकते हैं, कभी भी उसे रोक सकते हैं। और अगर आपको कुछ खर्चा करना है, वो म्यूचुअल फंड के पैसे को बेच के फिर कुछ खर्चा पानी करके कुछ फॉरेन ट्रिप पे जाना है या कुछ गैजेट खरीदना है, उसको आसानी से खरीद सकते हैं। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में क्या इशू है, अगर आप एक छोटा सा छोटा भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिनिमम 30, 40, 50 लाख का तो होगा ही होगा। और भले ही हो सकता है आप थोड़ा लोन ले लें और आपका अपना पैसा 15-20 लाख ही लग रहा हो, बट स्टिल वो एक टिकट साइज बहुत बड़ा है, और उस बड़े टिकट साइज को एट एज ऑफ 28, 30, इवन 32 की एज तक करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। एक डिसीजन लेना पड़ता है, एक उससे एसोसिएटेड रिस्क को समझते हुए कि मैं इतना बड़ा कैपिटल लगा रहा हूँ, एक एसेट अपनी लाइफ में बना रहा हूँ, और अपना एक बड़ा कैपिटल भी एलोकेट कर रहा हूँ। तो लोग ये डिसीजन लेने से हमेशा ना झिझकते हैं, बिकॉज इस डिसीजन में हमेशा कुछ ना कुछ अननोन रिस्क तो होते ही हैं। बट अगर आप ढंग से रिसर्च करेंगे तो आप इन बहुत सारे अननोन रिस्क को ऑब्वियसली रिड्यूस कर सकते हैं। बट लोग इस डिसीजन को कभी ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और या फिर इतना बड़ा पैसों का डिसीजन मैं क्यों लूं। क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी में आप 2, 4, 5 लाख रुपए तक लगा रहे हैं, तो आपको उतना बड़ा डिसीजन ही नहीं लेना होता, और छोटी मोटी एसआईपी करने के लिए तो बिल्कुल भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। बट रियल स्टेट में क्या चीज है, भले ही आप उसका पेमेंट ईएमआई में करेंगे जो कि एसआईपी की तरह ही है अगर आप लोन ले रहे हैं, बट जो आप उस एसेट को खरीद रहे हैं ना, तब आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पैसा, मैं एक मोटा पैसा अपना यहाँ पे लगा रहा हूँ नेटवर्थ का। और लोग उस डिसीजन को लेने में डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है उनका, बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं और इतने सारे फैक्टर्स अपने दिमाग में बना लेते हैं कि उस डिसीजन को ले नहीं पाते। बट देखिए अगर आपको रियल एसेट लाइफ में बनाना है, एक बड़ा एसेट बनाना है, तो रियल स्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लास है जिससे आप बाहर जाके आसानी से बड़े एसेट्स नहीं बना सकते। म्यूचुअल फंड और इक्विटी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कभी ये नहीं कहता कि वो बेकार है, और ऑब्वियसली मेरे चैनल पे काफ़ी कुछ इक्विटी रिसर्च के बारे में है। बट रियल स्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिससे आप बाहर नहीं जा सकते, और एक ऐसा एसेट क्लास है अगर आप जल्दी स्टार्ट करें और अपना घर एक्चुअली रेट लेट लें और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट कर दें, तो आप एक्चुअली में मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ये काम खुद कर चुका हूँ, कुछ और लोगों को भी बता चुका हूँ, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आसान नहीं है, बट है थोड़ी सिंपल। और अगर आप एक अच्छी सैलरी पा रहे हैं और आपके पास होम लोन एलिजिबिलिटी है और
लेवरेजिंग का आप यूज करना जानते हैं और होम लोन लेने से आपकी रातों की नींद खराब नहीं होती, तो ये चीज आप श्योरली कर सकते हैं। तो यही आज का वीडियो का टॉपिक था कि देखिए, रियल स्टेट एसेट क्लास में जाना और अपना घर खरीदना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और अपना घर खरीदने का एक पर्टिकुलर एज होता है, और जनरली आप उस एज के बाद ही अपना घर खरीदें तो बेटर है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अगर अपना एंड यूज का घर खरीद लेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी लेटर लाइफ की स्टेज से वो मिसमैच में रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल स्टेट एसेट क्लास में एज ए इन्वेस्टर ना घुसें। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स आपको जल्दी शुरू करने हैं, जब आपका सैलरी ठीक ठाक हो जाए और कुछ लोन टेकिंग कैपेसिटी आ जाए, लेवरेजिंग का आप यूज कर सकें। उस लेवरेजिंग को यूज करके खुश मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाने के पाथ पे चलिए। कैसे आप होम लोन को रेंट से, होम लोन की ईएमआईज को रेंट से ऑफसेट कर सकते हैं, और एक लेवल के बाद फिर से एक और होम लोन लेके एक और घर ले सकते हैं। और इसके इनकम टैक्स में भी फायदे हैं, इवन न्यू रिजीम में भी। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और भी बात है कि जब आप अपना एंड यूज का घर लें, उसकी एक अपर लिमिट भी है कि अगर आप ट्रेडिशनल सोच से देखें, जो हमसे पहले की फादर की जनरेशन की, हमसे पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो लोग जनरली अपने रिटायरमेंट के आसपास घर लेते थे। तो अगर आप एंड यूज का घर 35-36 के बाद लेना चाहिए, बट जो इसकी एंड लिमिट है कि एटलीस्ट रिटायरमेंट से पहले तो आपको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको कहाँ रहना है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो जनरली पहले के लोग रिटायरमेंट के आसपास ही घर लेते थे, बट आप 35-36 मिनिमम एज है लेने की, और मैक्सिमम जो है रिटायरमेंट है। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा रिटायरमेंट नहीं, 45-50 का कि आपको अपने लिए एंड यूज का घर ले लेना चाहिए। खासतौर पे अगर आपके बच्चे बड़े होने लगे और एक पर्टिकुलर एज से ऊपर चले, तो आपके पास अपना घर होना चाहिए। अगर बच्चों की शादी की बात होने लगे, उस वक्त पेरेंट्स के पास अपना घर होना बहुत जरूरी है। और देखिए, एक और भी चीज है अपना घर लेने के बारे में या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में या अपना एंड यूज का घर लेने के बारे में भी, आजकल एक बहुत चलाया जाता है कि भाई आज के जमाने में घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, ब्लैक मनी की वजह से रियल एस्टेट बहुत महंगा हो गया है, लोग घर नहीं खरीद सकते। पेरेंट्स के जनरेशन में घर लेना बहुत आसान था, उनकी लाइफ कितनी सिंपल थी। ये देखिए, ओल्ड को गोल्ड बना के पुरानी मेमोरीज को ऐसे दिखाया जाता है कि पहले के जमाने में तो लाइफ बहुत अच्छी थी, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए, हर तरीके से आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स की जनरेशन से ज्यादा पैसा कमा रही है, बेटर कर रही है, शहरों में आई है, हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी है। और उसको अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें कि इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में क्या सैलरी बढ़ी है, वो भी हमारी ज्यादा ही बढ़ी कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और जो घर लेना है वो कभी भी देखिए आसान नहीं था, सिंपल नहीं था। हमसे पहले वाली जनरेशन भी आसानी से घर नहीं ले पाते थे, तो आज हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है घर लेना कि आज ही जाके घर बुक करा दें। इनफैक्ट हमसे पहली वाली जनरेशन के लिए तो बहुत मुश्किल था घर लेना। लोग रिटायरमेंट में जाकर ही घर ले पाते थे, लोन आसानी से मिलते नहीं थे। होम लोन्स तब अवेलेबल नहीं थे इतनी आसानी से, बहुत कम जगह होम लोन्स मिलते थे और बहुत कम टाइप के लोगों को ही होम लोन्स मिल पाते थे। और घर जो वो लोग लेते थे वो अपने होम टाउन में वहां पर लेते थे, तो रिटायरमेंट के वक्त होम टाउन, जो कि हो सकता है एक छोटा शहर हो, छोटा कस्बा हो, तो वो उनकी जो लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स थी उससे आ जाता था कई बार, अगर ठीक ठाक इनकम है, और घर खरीद लेते थे। बट आज लोग उसको कंपेयर करते हैं कि कोई अगर मेट्रोज में जॉब कर रहा है और अच्छी सैलरी भी है, तो 35-40 की एज में मेट्रो में घर नहीं ले पा रहा। गुड़गांव में घर इतने महंगे हो गए हैं, मुंबई में इतने महंगे हैं, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे कि सैलरी के इतने टाइम्स तक आप घर नहीं ले सकते। और ऐसे दिखाएंगे पुराने जमाने में तो घर लेना बहुत आसान था। भाई हमारी प्रीवियस जनरेशन कोई मुंबई दिल्ली में आके थोड़ा ना घर ले रही थी। उस जमाने में मुंबई दिल्ली में घर लेना तो उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट है जितना हमारे लिए डिफिकल्ट है। और अगर आप मुंबई दिल्ली में रह के पैसे कमा रहे हैं और अपने होम टाउन में घर बनाना चाहें आज की डेट में, जो मैं रिकमेंड नहीं करता कि बनाना चाहिए, बट अगर आप बनाना चाहें तो आपके लिए कंपेरेटिवली आसान रहेगा कंपेयर टू आवर पेरेंट्स। और होम लोन ने घर बनाना काफी आसान कर दिया है, जो आज से 30-40 ईयर्स पहले काफी डिफिकल्ट था। तो ये देखिए, इस टाइप की जो नैरेटिव एक चलता है ना, उसमें मत फंसिए कि घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है और घर तो अब बन ही नहीं सकता। क्योंकि लोग इसमें क्या करते हैं, लास्ट में गिव अप कर देते हैं कि रियल एस्टेट में घुसना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक तो इतना बड़ा, जो मैंने पहले बताया, टिकट साइज दिखता है इन्वेस्टमेंट का, और ऊपर से ऐसे ही ऑनलाइन नैरेटिव चलने लगता है सोशल मीडिया पे, भाई आज के ज़माने में पॉलिटिशियंस ने, करप्शन ने, ब्लैक मनी ने घर इतना महंगा कर दिया है, फालतू में बिल्डर्स ने रेट बढ़ा दिए, अब तो लोग घर ले ही नहीं सकते, घर लेना ही नहीं चाहिए। तो इस टाइप के नैरेटिव में मत फंसिए। घर लेना देखिए एक बड़ा डिसीजन है, उसको लेने में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो झिझक होगी बड़ी, आप इन्वेस्टमेंट के लिए लें या अपना लें। और कभी भी, जब हमेशा जब भी आप घर लेंगे आपको थोड़ा सा टाइट फील होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप स्मूथली घर ले लें और बहुत अच्छे से हंकी डोरी तरीके से रहें, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ खानदानी रही से।
और आज के ज़माने में भी टाइट था और पहले के ज़माने में और ज़्यादा टाइट था। जो आजकल स्टोरी सुना के ऐसा बताया जाता है कि बहुत आसान था, ऐसा कभी भी था नहीं। आप चाहें, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनसे बात करिए कि उन्होंने घर कितनी आसानी से बनाया। क्या उन्होंने बिना टेंशन के घर बना लिया या बिना सेविंग से घर बना लिया क्या? किसी ने भी आई डोंट थिंक बनाया होगा, अगर आप एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक हैं। तो यही आज का वीडियो था, आपको रियल एस्टेट के ओन हाउस के बारे में और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के बारे में बताने के लिए, और कैसे आप रियल एस्टेट को एज ए इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, उनको भी जाके देखिए रियल एस्टेट इक्विटी के बारे में। और अगर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।